हमारे YouTube चैनल में कक्षा 10 की मैथ। अब हमें एक नई प्रश्नावली करेंगे, वो है बहुपद। बहुपद में क्या होता है कि बहुत सारे पद हैं, यानी हमें चर और अचर दो राशियां होती है। चर और अचर राशियों के योग, बाकी और गुणन और भागफल की जो संक्रियाओं का होता है मिलन, वो क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। व्यंजक क्या कहलाता है कि जब भी किसी चर राशि अचर राशि दोनों का जो संयुक्त रूप होता है वो समीकरण कहलाता है। तो बहुपद में हमारे पास है क्या कि चर राशि और अचर राशि, इन दोनों राशियों का जो संयुक्त रूप होता है वो क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बहुपद की। बहुपद में हम बात करेंगे व्यंजक की, बात करेंगे व्यंजक की। व्यंजक में क्या होता है कि कोई राशि चर और अचर दोनों राशियां जिनमें योग भी हो, व्यकलन यानी घटाना, और गुणन भी हो और भाग भी हो, इन सभी राशियों को जो व्यक्त रूप दर्शाते हैं वो क्या कहलाता है? व्यंजक कहलाता है। और व्यंजक में क्या होता है कि धनात्मक, इन जो एक से अधिक जो व्यंजक होते हैं, यानी एक से अधिक व्यंजक, एक से अधिक व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। भाई पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए व्यंजक होता क्या है। व्यंजक में क्या होता है? चर और अचर, चर और अचर दोनों राशियां संयुक्त रूप से होती है, यानी सागर जुड़ेड़ी हो, चाहे वह प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे गुणा में हो। और व्यंजक एक से ज्यादा हो जाए वो क्या कहलावे? बहुपद कहलावे। वो क्या कहलावे? बहुपद कहलावे। दूसरी बात, बहुपद में क्या होता है कि बहुपद में होता है कि जो राशियों की जो घात है, राशियों की जो घात है वो धनात्मक होनी चाहिए भी, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। यदि किसी राशि की या किसी व्यंजक की अगर घात पूर्णांक धनात्मक धन पूर्णांक होती है, यानी प्लस की जो घात होती है और पूर्णांक होती है, यानी पूरी पूरी होती है या वास्तविक संख्याएं होती है, वो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जैसे x की घात -2 प्लस 5, तो ये बहुपद नहीं हो सकता, ये बहुपद नहीं हो सकता। तो बहुपद कैसा होगा कि x की घात 2 प्लस 5x, तो ये क्या है भाई? बहुपद। बात करते हैं हम, ये देखो चर राशि, दोनों चर राशि होगी, और चर राशियों में क्या है? योग। चर राशियों में योग है, ये तो व्यंजक मिल गए, और व्यंजक मिल गए किसका निर्माण किया? बहुपद का। लेकिन बहुपद है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या देखना होगा? इसकी जो घात आ रही है वो देखते हैं धनात्मक है या ऋणात्मक है। दूसरी बात ये देखते हैं कि पूर्णांक है या नहीं है। अगर इसी सवाल में मैं यहाँ पर ये दर्शा दूं -1, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर घात आ रही है वो धनात्मक नहीं है, घात धनात्मक नहीं है, अतः ये बहुपद नहीं है। तो कहने का मतलब बहुपद वही होगा जिसमें जो घात आती है वो किसकी है? धनात्मक पूर्णांक के रूप में आती है, तो वहां पर बहुपद होगा, अन्यथा हमारे पास कोई बहुपद नहीं होगा। और बहुपद में ये था कि एक से अधिक जो व्यंजक होते हैं, एक से अधिक जो व्यंजक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। दूसरी बात यदि मैं करूं तो एक घात का पद, एक घात का पद क्या कहलाएगा भाई? रेखिक कहलाएगा। एक घात का पद रेखिक कहलाएगा। दो घात जिसकी होंगी वो द्विघात कहलाएगा।
और 3 घात होगी वो त्रिघात पद कहलाएगा। लेकिन शर्त ये रहेगी जो व्यंजक आ रहा है वो एक राशि के रूप में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो 5x प्लस 4y आ गया, ये हमारा व्यंजक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चर राशि आ रही है वो एक समान राशि आनी चाहिए। समान का मतलब या तो यहाँ पर x आना चाहिए या यहाँ पर y के रूप में पूरा पद आना चाहिए। अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², अब ये बताओ बहुपद है या नहीं है? अब ये बहुपद नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पर घात तो प्लस में है, लेकिन यही घात ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। इस तरह इसे क्या नहीं कह सकते? बहुपद नहीं कह सकते। दूसरी बात थी साथ में, यदि किसी की घात एक है, यदि किसी की घात एक है तो रेखिक पद कहलाएगा। और यदि किसी की दो घात है, किसी की मतलब कहने का मतलब अधिकतम से अधिकतम घात में, यानी कोई सवाल दिया होगा इसमें यदि अधिकतम से अधिकतम घात दो है तो फिर क्या होगा? द्विघाती। अगर अधिकतम से अधिकतम घात यदि 3 है तो वो क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। आगे के लिए आपके पास यही है कि बहुपद एक घात का रेखिक कहलाएगा, द्विघात का दो घात का होगा वो द्विघाती कहलाएगा, और 3 घात का होगा वो त्रिघाती कहलाएगा। देखो भाई आगे है बहुपद के बारे में हमने पढ़ लिया। एक घात का जो पद होगा वो रेखिक कहलाएगा, दो घात का पद होगा वो द्विघात कहलाएगा, 3 घात का पद होगा त्रिघात। जैसे जैसे घात होंगी वैसे वैसे वो बहुपद कहलाएगा। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 5x माइनस 4 बराबर मान लेते हैं 0। अब हमें ये देखते हैं ये कौन सा बहुपद है। तो ये बहुपद है, देखो आप ये मत कह देना कि त्रिघात 3 घात है तो त्रिघाती पद है, नहीं, इसकी सबसे अधिकतम घात देखनी है, यानी ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है? 4 है। तो अतः ये कौन सा होगा? चतुर्थ घाती पद होगा। तो हम पढ़ चुके हैं, हम त्रिघात का पढ़ते हैं। 3 घात के लिए ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। 3 घात के लिए पढ़ते हैं अधिकतम घात 3, तो ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d। हाँ आपको ध्यान ये रखना है, यदि x का रूप आ रहा है तो x में आना चाहिए पूरा, और यदि कोई y आ रहा है तो y में मान समान आना चाहिए। एक जो चर राशि है वो समान रूप में आनी चाहिए। जहां क्या होगा भाई, a b c और d ये वास्तविक संख्याएं होंगी, रियल नंबर्स होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। हाँ दूसरी बात, यदि मैं तीसरे घात की पद की बात कर रहा हूँ त्रिघाती की, तो a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 आ रहा है तो वो त्रिघाती पद नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? द्विघाती पद कहलाएगा। दूसरी बात करें द्विघाती, अब बात साथ में ही कर लेते हैं। यदि किसी की 3 घात है तो उसके 3 आंसर आएंगे, 3 उत्तर आएंगे और उन्हें शून्यांक या मूल कहेंगे। या तो इन्हें क्या कहेंगे? शून्यांक या मूल, शून्यांक कहलाएगा या मूल कहलाएगा। और यदि मैं द्विघात, इसकी 3 घात है तो इसके आंसर या इसके मूल कितने आएंगे? 3 आएंगे। अगर बात करूं मैं द्विघात की, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये कौन सा पद है भाई? द्विघाती पद, द्विघाती बहुपद। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 घात। तो यहां पर कहने का
बहुपद में अब हम बात करते हैं। देखो हमारे सिलेबस में सिर्फ ज्यादा 2 घात का है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही घात का है, तीसरे घात का कुछ नहीं है। और अगर देखें तो एक बार सूत्र देख सकते हैं तीसरे घात के लिए सत्यता की जांच के लिए, लेकिन उसके अलावा है ही नहीं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें 2 सवाल तक दिया गया है एग्जाम में, सॉरी 2 घात तक दिया गया है। तो देखो बात करते हैं द्विघात की। द्विघात थी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर ये भी हमारा द्विघात रूप था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं शून्यांकों की। 2 घात है तो 2 शून्यांक आएंगे, और दोनों शून्यांकों को हमने बताया था एक का नाम एल्फा देंगे, शून्यांक एक शून्यांक आएगा एल्फा, तो दूसरा क्या कहलाएगा बीटा। 2 शून्यांक आएंगे। अब दोनों शून्यांकों में सत्यता की जांच। 2 घात है तो 2 उत्तर आएंगे। दोनों उत्तर निकालने के लिए हमारे पास द्विघाती सूत्र है, पूर्ण वर्ग विधि है, गुणनखंड विधि है। पहले आपको 2 उत्तर निकालने, 2 शून्यांक निकालने। मैं बात कर रहा हूं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे होगी भाई, सही है या गलत है। इसके लिए हमारे पास 2 शून्यांक है, 2 शून्यांक है। पहली शर्त होगी शून्यांकों का योग। पहली शर्त शून्यांकों का योग, हाँ शून्यांकों का योग। इसका योग क्या होगा, शून्यांक कौन थे हमारे पास, एक तो था एल्फा, दूसरा था बीटा। एक शून्यांक तो था एल्फा, दूसरा बीटा। पहली शर्त थी शून्यांकों का योग एल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। यहाँ आप ये सोच रहे हो बी कौन है ए कौन है, बी हमारी समीकरण से आएगा, ए भी हमारी समीकरण से। ये सूत्र का है, ये सवाल का है, ऐसा कैसा रहेगा, अगर बी के साथ कोई माइनस आ रहा है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, दूसरी जांच के लिए शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल 2 काम में लेना है, एक तो शून्यांकों का योग, दूसरा शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल क्या है, शून्यांक एल्फा इंटू बीटा, एल बार बीटा और आंको गुणनफल बराबर c/a। c क्या है भाई, अचर राशि, और a क्या है, a यहां से आएगा। यदि आपके जो आपने उत्तर निकाले एल्फा और बीटा निकाले, उनकी आपको जांच करनी है सही है या गलत है, या फिर सत्यता की जांच करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, एल्फा प्लस बीटा को एक तरफ रखेंगे, जो हमने निकाले उनको जोड़ेंगे, दूसरी तरफ हमारे समीकरण में जाएंगे। समीकरण में क्या था -b/a, तो b का मान ये से रखे और a का, दोनों साइड अगर बराबर आ रही है इसका मतलब ये हमारा सही है। तो जांच 2 थी, एक तो गुणनफल की और योगफल की। सत्यता की जांच के लिए शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, ये सूत्र है। इन्हीं सूत्रों से हम समीकरण का निर्माण करेंगे। इन्हीं सूत्रों से, इन 2 सूत्रों से हम समीकरण बनाएंगे, द्विघात बनाएंगे भी। अब हमें प्रश्नावली की ओर अग्रसर होते हैं। तो यही था लास्ट जांच करना, और ये सवाल, ये प्रश्नावली है 5 नंबर।